हाय स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है डीएनए हैज़ हेरिडिटरी मटेरियल्स। ठीक है, क्रोमोसोम्स एंड डीएनए वाला जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है उसमें मैंने आपको 3 टॉपिक जो हैं इससे पहले मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आप ये पहले फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं तो उससे पहले आप उनको देख लें ताकि ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, तो आपको जो है समझ आने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं इसमें यूज़ करूँगा, जब मैं इसमें यूज़ करूँगा तो फिर अक्सर वर्ड है उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने प्रीवियस लेक्चर में दे दी हुई है। तो जब मैं वर्ड यूज़ करता हूँ तो बच्चे पूछते हैं सर ये क्या है, क्योंकि उन्होंने पिछला लेक्चर नहीं देखा होता। तो लेक्चर को देखने से पहले पिछला लेक्चर ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले डीएनए एज अ हेरिडिटरी मटेरियल, इसमें चीज़ क्या है हेरिडिटरी। अगर आप इस वर्ड को देखें तो ये जो हेरिडिटरी है ना, इसको हम बोलते हैं वरासती मादा। हेरिडिटरी मटेरियल, वरासती मादा, जो एंसेस्ट्रल से डिसेंडेंट में आए, एंसेस्ट्रल टू डिसेंडेंट में पास करे। जिस तरह के अगर मेरे हेयर कलर जो हैं ये ब्लैक है, तो ये जो मेरा हेयर कलर ब्लैक है ये मेरा वालिदैन से मिलता है। अगर मेरा आई कलर ब्लैक है तो ये जो मेरा कैरेक्टर है मेरे वालिदैन से मिलता है, क्योंकि ये तमाम ट्रेट मुझे मेरे वालिदैन से मिले हैं, ये मेरे आबाओ अजदाद से मिले हैं। ठीक है जी। बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स जो कि किसी और एनिमल्स की बॉडी में पाए जाते हैं, हमारी बॉडी में नहीं है। तो वो हमारी बॉडी में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद और हैं और उनके आबाओ अजदाद और हैं। इसलिए हम अगर होमो सैपियंस की बात करें वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो अगर अफ्रीका के अंदर नाइग्रोज हैं, आप उनकी शक्ल व शुबाहत को देखें तो वो हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, क्योंकि उनके एंसेस्ट्रल मुख्तलिफ हैं। तो अब जो क्वेश्चन आज का हमने पढ़ना है ना, जो आज हम देखने लगे हैं, वो ये है कि वो कौन सी चीज़ है जो एंसेस्ट्रल से बच्चों में आए और बच्चों में इस तरह के एक्सप्रेशन आए। ठीक है, मतलब कि मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास डिफरेंट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, और डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट केमिकल्स हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, कोई कहते हैं जी डीएनए ट्रांसफ़र होता है, कोई कहते हैं जी आरएनए ट्रांसफ़र होता है, कोई कहते हैं जी प्रोटीन वरासती मादा है। तो आज के एक्सपेरिमेंट में हमने ये क्लियर करना है कि असल में जो हेरिडिटरी मटेरियल है वो बेसिकली है क्या, वो क्या है। तो हम आज डीएनए के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। बहुत से साइंटिस्ट ने ये कहा कि डीएनए एज अ हेरिडिटरी मटेरियल, कि डीएनए एक वरासती मादा है, डीएनए ट्रांसफ़र होता है एंसेस्ट्रल टू डिसेंडेंट, आबाओ अजदाद से बच्चों में। तो आज हम इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़ने हैं। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है फ्रेडरिक ग्रिफ्थ का, 1928 में इसने दिया था। इसने बताया कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आई कि वो जो एक्सपेरिमेंट है वो उसका क्लियर कट रिजल्ट नहीं निकला। तो उसके बाद दोबारा 1944 में वही एक्सपेरिमेंट रिपीट हुआ। एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी उन्होंने किया, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट किया तो इसमें बहुत सा कंफर्म हो गया कि डीएनए वाकई ही हेरिडिटरी मटेरियल है। लेकिन उसको और प्यूरिफाई और अच्छा एक्सप्लेन करने के लिए 1952 में एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था केस भी कहती हैं, चेज भी कहते हैं, वो आपकी प्रोनाउंसिएशन है, जो मर्जी बोले। ये जो 2 साइंटिस्ट थे इन्होंने फिर डीएनए के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और क्लियर कट बता दिया कि वाकई ही डीएनए हेरिडिट मटेरियल है। स्टूडेंट्स, मेरी समझ आ गई है कि मैं पढ़ाना क्या चाह रहा हूँ? पता चल गया कि आज जो टॉपिक है कि हमने क्या पढ़ना है, इसके बारे में क्या कंफर्म है। तो असल में ये जो ऑनलाइन क्लास हो रही है इसमें एक ही स्टूडेंट सामने बैठी हुई है, जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी सिस्टर सामने बैठ के जो है वो पढ़ रही है मुझसे। तो सिंगल स्टूडेंट, तो इसलिए मैं उसको इन्वॉल्व कर रहा हूँ साथ जो है। अच्छा, सबसे पहले जो है फ्रेडरिक ग्रिफ्थ का हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं कि फ्रेडरिक ग्रिफ्थ जो है वो क्या है। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ जो है ये ब्रिटिश इंग्लैंड से बिलोंग करता है और ये वहाँ का मेडिकल ऑफिसर भी था, और ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट है।
ठीक है जी। इसने ना फर्स्ट टाइम, क्योंकि ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट है तो इसका मतलब है ये माइक्रोब्स की स्टडी करता है, छोटे छोटे जानदार माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करता है, ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। तो इसने फर्स्ट टाइम एक बैक्टीरिया की स्टडी की जिसका नेम था स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई, ठीक है, जो ह्यूमन की बॉडी के अंदर न्यूमोनिया काज करता है। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई है ना, काबिल गौर बात है स्टूडेंट, ये जब हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में अटैक करेगा तो हमारे लंग्स के अंदर जाकर एल्वोलाई के अंदर बहुत सी स्टिकी मटेरियल क्रिएट करेगा, उससे मतलब कि लैटिक सा उसके अंदर जमा होता जाएगा, जिससे हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। और अगर ये प्रॉब्लम बच्चों में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई अटैक करे तो वो बच्चे मर भी जाते हैं जो अभी इमेच्योर स्टेज पे होते हैं, या मतलब 7-8 माह में 9 माह में अक्सर आपने देखा सुना भी होगा कि बच्चे को न्यूमोनाई डिजीज़ जो है वो हो गई है। तो वो बेसिकली स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई से होती है। फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने क्या किया कि एक स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई लिया, वो उसकी एस फॉर्म थी। अब दो तरह की फॉर्म है, एक को हम एस फॉर्म कहते हैं, एक को स्मूथ फॉर्म कहते हैं। हम पहले जो है एस फॉर्म को देखते हैं कि एस फॉर्म क्या है। ये एस फॉर्म है, और एस फॉर्म में जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास जी बैक्टीरिया है, इसके बाहर ना एक पॉलीसैकेराइड कोट है बाहर वाली साइड पे। इसको जरा गौर से सुनना है। ये जो बाहर पॉलीसैकेराइड कोट है ना, इसकी वजह से इसको हम कहते हैं विरुलेंट स्ट्रेन। विरुलेंट स्ट्रेन क्या होती है? ऐसी किस्म जो डिजीज काज करे, इससे डिजीज काज होती है। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई की एस फॉर्म है जिसके बाहर पॉलीसैकेराइड कोट है, उससे डिजीज होती है कौन सी? न्यूमोनाई। इसके बाद जो दूसरी है वो है आर फॉर्म। जब हम आर फॉर्म को देखते हैं तो आर फॉर्म की शेप भी इसी तरह की होती है, लेकिन आर फॉर्म के बाहर जो है वो पॉलीसैकेराइड कोट नहीं होता। अगर आर फॉर्म के बाहर पॉलीसैकेराइड कोट नहीं होता तो उसकी वजह से वो विरुलेंट स्ट्रेन नहीं है, उसको हम बोलते हैं ए विरुलेंट स्ट्रेन। अगर स्टूडेंट वो ए विरुलेंट स्ट्रेन है तो उससे डिजीज भी नहीं होगी, नॉट डिजीज। एक चीज और आप यहां पे जहन में रखने कि जो आर फॉर्म है, आर फॉर्म को हम म्यूटेटेड फॉर्म भी कहते हैं। हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई की ये म्यूटेटेड फॉर्म है, इसमें म्यूटेशन आई है जिसकी वजह से इसमें बाहर पॉलीसैकेराइड कोट नहीं बनता। ठीक है जी। तो अब मैं आपसे पूछता हूं, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ माइक्रोबायोलॉजिस्ट मेडिकल ऑफिसर इन इंग्लैंड, उसने फर्स्ट टाइम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई की स्टडी की और कितनी टाइप के बैक्टीरिया की स्टडी की? दो तरह के, एक वो थे जो एस फॉर्म थे और दूसरे कौन से थे? आर फॉर्म थे। जो एस फॉर्म थे वो स्मूथ उसको कहते हैं, आर फॉर्म को हम रफ कहते हैं। एस मीन स्मूथ, आर मीन रफ। अब ये रफ और स्मूथ क्या है? रफ और स्मूथ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम पैट्री डिश को देखें, ये हमारे पास एक पैट्री डिश है, हम पैट्री डिश के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाएं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऐसे मिल के कॉलोनीज बनाएं तो उसको हम बोलते हैं स्मूथ फॉर्म। और कुछ ऐसे कॉलोनीज भी बनती हैं, जब हम इनकी स्टडी करें तो ये मेरे पास एक पैट्री डिश है। इस पैट्री डिश में जब हम देखें तो इस पैट्री डिश में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करवाने से ये ऐसे रफ सा बनती है, इर्रेगुलर सी अरेंजमेंट। तो ऐसी ऑर्गेनिज्म जो इस तरह की कॉलोनीज बनाए उसको हम आर फॉर्म कहते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताता जाऊँ कि एस फॉर्म जो हैं वो स्मूथ कॉलोनीज क्यों बनाते हैं? क्योंकि इनके बाहर पॉलीसैकेराइड कोट होता है जिसको मैंने ब्लू कलर से बनाया है। ये जो ब्लू कलर वाला है ये है पॉलीसैकेराइड कोट। ये जो पॉलीसैकेराइड कोट होता है ये बेसिकली स्टिकी इन नेचर होता है। इस स्टिकी इन नेचर की वजह से डिफरेंट बैक्टीरिया एक दूसरे के पास आते जाते हैं और जुड़ते जाते हैं, और जुड़ने के बाद जब वो पूरा एक कोट बना लेगा तो उसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड कोट प्रेजेंट इन Streptococcus pneumoniae, and they form a smooth colonies arranged in different agar media and एक और मीडिया होता है 1961 में जो बनाया था, उसमें डिफरेंट आर्टिफिशियल ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया को ग्रो करवाया जाता है। मेरे ज़हन में अभी नहीं आ रहा, तो अभी आता है तो मैं बताता हूँ आपको। दूसरा मीडिया ऐसा है जिसके अंदर जो है हम एगर के अलावा जिसके अंदर हम इनको ग्रो करवाते हैं, ये डिफरेंट कॉलोनीज देते हैं जी।
यहां तक तो क्लियर है। आगे हम स्टार्ट करते हैं इसके एक्सपेरिमेंट की तरफ कि इसने एक्सपेरिमेंट क्या किया। स्टूडेंट्स, ये जो मेरे पास स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया है, इसके बाहर पॉलीसैकेराइड कोट है, तो इसका मतलब है कि अगर इसके बाहर पॉलीसैकेराइड कोट है तो फिर ये कौन सी उसकी फॉर्म है? ये है उसकी स्मूथ फॉर्म। ठीक है जी, इसने ये स्मूथ फॉर्म को लेके ना इसने एक माइस को लिया, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इसने स्मूथ फॉर्म को माइस में इंजेक्ट कर दिया। जब इसने माइस में इंजेक्ट किया तो इंजेक्ट करने के बाद मैंने पहले ही बताया कि स्मूथ फॉर्म को हम विरुलेंट स्ट्रेन कहते हैं, क्योंकि वो डिजीज काज करती है। वो जब एनिमल्स की बॉडी मीन के ह्यूमन हो या कोई रैट हो, उसकी बॉडी के ब्लड में जाएगा, वहां पे पॉइजन क्रिएट करेगी और करने के बाद उसके लंग्स को न्यूमोनिया की वजह से डैमेज करेगी और वो मर जाएगा। सुनना मेरी बात को। मेरे पास पहला एस फॉर्म है। एस फॉर्म के बाहर पॉलीसैकेराइड कोट है जो मैंने ब्लू कलर से बनाया। मैंने उसको इंजेक्ट किया माइस की बॉडी में। जब माइस की बॉडी में इंजेक्ट किया तो 100% माइस मर गया, क्योंकि उसके अंदर वो विरुलेंट स्ट्रेन थी, उसमें पॉलीसैकेराइड कोट था जो डिजीज काज करता है। तो मैं यहां पे जो है ना डी लिख देता हूं। डी का मतलब होता है जी डेथ हो गई है। ठीक है जी। अगले एक्सपेरिमेंट में फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने क्या किया कि एक बैक्टीरिया लिया और वो थी आर फॉर्म। आर मीन के रफ। आर फॉर्म को फिल करता है इंजेक्शंस के अंदर और इंजेक्ट कर देता है माइस की बॉडी में। जब उसको माइस की बॉडी में इंजेक्ट करता है तो माइस जो है वो अलाइव रहता है, वो जिंदा रहता है। ये भी आपको समझ आ गई है कि माइस अलाइव क्यों है, क्योंकि जो अभी मैंने बैक्टीरिया इंजेक्ट किया है उसमें बेसिकली प्रोटीन कोट नहीं है और पॉलीसैकेराइड कोट बाहर नहीं है। बेसिकली अब ये कह सकते हैं कि डिजीज काज करना मेन काम किसका होता है? उस पॉलीसैकेराइड कोट का। ठीक है, जो किस में है? एस फॉर्म में। और किस में नहीं है? आर फॉर्म में। आर फॉर्म में नहीं है तो हमने जब लगाया रैट को तो रैट रहा अलाइव। अंडरस्टैंड? अगला एक्सपेरिमेंट जो है वो देखें। तीसरे एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया कि हमने स्मूथ बैक्टीरिया लिया, वो जिसके बाहर पॉलीसैकेराइड कोट तो था, लेकिन हमने उसको हीट किया, उसको गर्म किया। जब हमने उसको हीट किया ना तो हीट के बाद हमने इंजेक्ट किया रैट में और रैट अलाइव रहा। इस एक्सपेरिमेंट की भी आपको समझ आ रही है, क्योंकि आपने पास्चुराइजेशन के प्रोसेस में पढ़ा है कि जब भी हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे तो उसमें जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, क्योंकि आपके पास जो मीडियम था जिसके अंदर स्मूथ बैक्टीरिया थे, आपने जब उस मीडियम को हीट किया तो हीट के बाद वो सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद आपने उसको इंजेक्ट किया तो उससे जो है कोई असर नहीं हुआ, वो रैट जो है वो अलाइव रहा। तो हमारे पास एक्सपेरिमेंट 3 हो चुके हैं जो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने किए। पहले में अलाइव बैक्टीरिया था और रैट मर गया। दूसरे में अलाइव रफ बैक्टीरिया था और रैट जिंदा रहा। तीसरे में स्मूथ डेड बैक्टीरिया है और रैट अलाइव रहा। ठीक है जी। लेकिन जो सबसे कंफ्यूजन वाला एक्सपेरिमेंट है ना वो सबसे लास्ट वाला है, 4th नंबर एक्सपेरिमेंट। 4th नंबर में इसने क्या किया कि इसने एक अलाइव बैक्टीरिया लिया। वो जो अलाइव बैक्टीरिया था और ये था रफ, क्योंकि इसके बाहर वो पॉलीसैकेराइड कोट नहीं था। और इसके साथ इसने दूसरा जो बैक्टीरिया लिया वो लिया स्मूथ। लेकिन स्मूथ कौन सा लिया? हीटेड लिया। स्मूथ कौन सा लिया? हीटेड। मुझे यहां पे एक चीज बतानी है, जब रफ अलाइव उसने इंजेक्ट किया था तो रैट जिंदा रहा, जब स्मूथ हीटेड उसने इंजेक्ट किया तो जिंदा रहा। इसका मतलब है अब इन दोनों का जब मिक्स करके लगाएंगे तो फिर भी रैट को क्या होना चाहिए? जिंदा रहना चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि रैट की डेथ हो गई। रैट की क्या होगी? डेथ हो गई। असल में ये हमारे पास सबसे इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। ये क्या है? यहां पे ये याद रखना है, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 को हम मिक्सचर एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। मिक्सचर एक्सपेरिमेंट में क्या था कि हमारे पास एक अलाइव आर फॉर्म बैक्टीरिया था और उसके साथ डेड था एस फॉर्म। जब हम दोनों को मिक्स करके लगाया तो हुआ इस तरह कि जब हमने एस फॉर्म को हीट किया ना तो इसके बाहर ये जो पॉलीसैकेराइड कोट है वो टूट गया।
टूटने के बाद इसके अंदर जो इसका जीनोम था, जेनेटिक मटेरियल था, वो बाहर आ गया। अब उस जेनेटिक मटेरियल में वो जीन भी हैं, क्योंकि मैं जीन की डेफिनेशन आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी कि अ फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव स्पेसिफिक नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड एंड कैरी अ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कॉल्ड जीन, कि जीन बेसिकली एक डीएनए का टुकड़ा है। जो मेरे पास ये मिक्सचर था, इस मिक्सचर में आर फॉर्म अलाइव थे, एस फॉर्म हीटेड थी और हीटेड के अंदर से जीन सारे बाहर आ गए थे। यहां से जीन या डीएनए का टुकड़ा चला गया आर फॉर्म के अंदर। जब आर फॉर्म के अंदर गया तो वहां पे जाके उसने बनाना स्टार्ट कर दिया जी प्रोटीन कोट, और जितने भी आर फॉर्म थे हमने बाद में जब इसके ब्लड का सैंपल लेके स्टडी किया तो उसमें बहुत से एस फॉर्म बैक्टीरिया मौजूद थे। क्या थे? एस फॉर्म। अब क्वेश्चन जहन में ये आता है कि ये जो रैट की डेथ हुई है इसके अंदर जो एस फॉर्म बैक्टीरिया वो कहां से आए? हमने तो एस फॉर्म अलाइव लगाए नहीं, हमने तो जो एस फॉर्म वो तो लगाए थे डेड। असल में हुआ ये कि जब हमने हीट किया था तो उसके अंदर से जीन आ गए थे बाहर, वो जीन ट्रांसफर होके चले गए अलाइव के अंदर। जब अलाइव के अंदर गए तो वहां पे जाके उन्होंने एक्सप्रेस हुए, और एक्सप्रेस होने के बाद वहां पे प्रोटीन कोड बना दिया। और आपको पता है कि जो ही स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया के अंदर प्रोटीन कोड बनता है तो वो हमारे पास बन जाता है स्मूथ फॉर्म, और स्मूथ फॉर्म वैसे ही विरुलेंट फॉर्म है जिसका काम है डिजीज को काज करना। उसने रैट के अंदर जो है वो काज की न्यूमोनिया और रैट की होगी डेथ। ये है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। शायद आपने फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर 6 में जब सेक्स पिल्लाई का स्ट्रक्चर्स पढ़ा था तो उसमें मेरे ख्याल में ट्रांसफॉर्मेशन का जिक्र था कि जब दो बैक्टीरिया आपस में कॉन्जुगेशंस करते हैं तो उससे ट्रांसफॉर्मेशंस होती है, एक बैक्टीरिया से मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर होता है, तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस। और अजोलोबैक्टर, एस्करिशिया कोलाई वगैरह और जिसमें सेक्स पिल्लाई होती हैं उनके हमने बाद में ट्रांसफॉर्मेशंस को भी स्टडी की। तो एक्सपेरिमेंट नंबर हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है 1, जो हुआ था 1928 में। अब इसमें ना हमें अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है कि बहुत से साइंटिस्ट कहते हैं कि ये जो चीज़ ट्रांसफर होके अलाइव के अंदर गया वो डीएनए था, बहुत से कहते नहीं वो आरएनए था, और बहुत से कहते नहीं वो प्रोटीन थी। नहीं समझ आ रही? मतलब कि फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट तो दे दिया कि ट्रांसफॉर्मेशन हुई, लेकिन अभी कंफर्म नहीं हो रहा कि ट्रांसफर क्या चीज होती है। तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि आया कि प्रोटीन ट्रांसफर होती है, डीएनए ट्रांसफर होता है या आरएनए होता है। लेकिन ये जो हमारी वीडियो है ये यहाँ पे कंप्लीट होती है। बाकी दोनों एक्सपेरिमेंट जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आज के लिए स्टूडेंट थैंक यू।